चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से फैमिली का लेक्चर नंबर 5. In today's lecture we will discuss about arguments against fit thesis और न्यू बुक की हेडिंग के हिसाब से arguments against fit thesis. अच्छा, अब आपको जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है. अब बुक के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है इसने स्टोरी को, तो थोड़ा सा काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है. पर्टिकुलरली क्रिस लाइवेजे की मैं बात कर रहा हूँ. आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट पार्सन्स, ठीक है जी. तो स्टार्ट करते हैं जनाब इस थ्योरी को, इन तमाम ख्यालात को. जब हम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस की बात करते हैं तो हम जो कोर या जो थ्योरिस्ट है जिसने आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस का जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आर्गुमेंट्स देता है वो देता है भाई एंडरसन. कौन देता है बेटा? एंडरसन. सही है. एंडरसन की थॉट्स आसान भी है याद करने के लिए और एंडरसन को सही स्टार्ट करो ज़्यादा बेहतर रहेगा. आपने क्या करना है, इन नोट्स को अपने पास कॉपी कर लेना है, इंपॉर्टेंट लिख लेना है, ताकि आप इंपॉर्टेंट का मतलब है कि आपने इसको अपने जो क्लास नोट्स हैं उसी से याद करना है, ठीक है जी. एंडरसन अंकल क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई नो सिंगल फैमिली, नो सिंगल फैमिली और हाउस होल्ड स्ट्रक्चर was dominant during the industrialization. यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान एक, देखो जब इनकलाब दुनिया में बर्पा होता है ना, एक रेवोल्यूशन जब आ रहा होता है तो एक क्योस की कैफियत होती है. तो आप जिस तरह से फिट थीसिस ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसने कहा ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ये पूरी सिनेरियोज जो है एंडरसन जो है अपोज करता है उसको. कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के दौरान कोई भी एक फैमिली स्ट्रक्चर, एक डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर नहीं था. अब क्या कहता है, अब जो इसके अंदर जो आगे बात करता है एंडरसन, वो कहता है कि भाई इस बात को पूरा वो एक्सप्लेन करेगा. बोथ सिंगल पेरेंट, both single parent and reconstituted families अब ये कौन सी होती है? सिंगल पेरेंट का मतलब है एक पार्टनर हो, जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब यानी कि जिसकी सेकंड मैरिज हो, बोथ पार्टनर की, एक पार्टनर की सेकंड मैरिज हो, ठीक है. कहता है कि भाई बोथ reconstituted and single parent families existed in pre-industrial societies, existed in pre-industrial society. जिस तरह से उसने कहा था, किसने? पार्सन्स एंड गोडे ने कहा था कि भाई प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली होती है, तो आप उसको वहीं से एवेलुएट कर सकते हो कि भाई ऐसा आर्गुमेंट नहीं है. समझ में आई बात? ठीक है. अब क्या कह रहा है कि सिंगल पेरेंट फैमिली और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज एग्जिस्ट करती थी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. क्यों? अब इसके पीछे इसने दो रीजंस दिए. उसने कहा कि भाई सबसे पहले उस दुनिया में हाई डेथ रेट था, सबसे पहले तो हाई डेथ रेट्स. दूसरी चीज जो उस टाइम के ऊपर थी वो आप कह सकते हैं मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये तमाम चीज़ें भी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा. सबसे पहले तो आप हाई मोर्टेलिटी रेट को समझें. देखिए हाई मोर्टेलिटी रेट होने की या हाई डेथ रेट होने की वजह क्या थी? भाई लाइफ स्टाइल बहुत ऑफ था, लाइफ स्टाइल इशूज, हाइजीन प्रॉब्लम्स, ठीक है. इन तमाम इश्यूज की वजह से क्या होता था कि लोग जल्दी मर जाते थे. हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स थे, सही है. लाइफ स्टाइल में सब कुछ चीज़ें, हेल्थ केयर आ जाता है, हाइजीन आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं. एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? अच्छा जी. अगर मैं अगेन जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि अगर आपको ये नए लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर के अलावा आप बगैर सुन रहे हैं तो भाई पहले इससे पहले वाला लेक्चर सुने, जिसके अंदर आपने देखना है कि भाई हमारा फिट थीसिस क्या था, फिर इसके बाद इसकी इवैल्यूएशन समझिएगा, ठीक है.
इसके बाद हम आगे आते हैं, एंडरसन ने क्या किया सबसे पहले, यहां पर तो उसने एक्सटेंडेड फैमिली के टाइम यानी कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हिट किया। अब एंडरसन भाई की जो थ्योरी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी रेलेवेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक प्रॉब्लम करता है क्योंकि वो स्टार्ट गलत थ्योरिस्ट से कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप एंडरसन से स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर। और एंडरसन की थ्योरी दोनों की इवैल्यूएशन में आ सकती है, किसकी इवैल्यूएशन में, एक्सटेंडेड की इवैल्यूएशन में भी आ सकती है और न्यूक्लियर की इवैल्यूएशन में भी आ सकती है, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी दोनों की इवैल्यूएशन में आ सकती है, ठीक है। अब कहता है एंडरसन कहता है कि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है कि भाई वर्किंग क्लास डेवलप्ड एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर। भाई हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पार्सन एंड गोडे की थ्योरी के अंदर, फिर थीसिस के अंदर, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद न्यूक्लियर फैमिली वर इमर्ज एज डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर। एंडरसन कह रहा है ऐसा नहीं हुआ। एंडरसन क्या कह रहा है, ऐसा नहीं हुआ। अब एंडरसन कह रहा है ऐसा क्यों नहीं हुआ था, एंडरसन कह रहा है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो एक्सटेंडेड फैमिली इमर्ज हो गई थी वर्किंग क्लास के अंदर। क्यों भाई, अब इस बात को समझते हैं क्यों। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो डिफाइन करता है वो ये डिफाइन करता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज। पहले हमने अर्बनाइजेशन की जो मीनिंग समझी थी वो ये समझी थी कि भाई अर्बन एरियाज में ज्योग्राफिकल मोबिलिटी होगी, इस वजह से न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज होगी, ठीक है। अब हमारा जो एंडरसन है वो इस कहानी को डिफरेंट तरीके से लेता है। कहता है एज टाउन्स डेवलप्ड अराउंड फैक्ट्रीज, प्रेशर ऑन लिविंग स्पेस रिजल्टेड इन एक्सटेंडेड फैमिलीज दैट आर सेटिस्फाइड नंबर ऑफ पर्पसेस। यानी कि अब क्या हुआ, अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ क्या, कहता है प्रेशर ऑन लिविंग स्पेस, यानी कि रहने की जगहों की लिविंग स्पेस पे महंगी हो गई, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने साथ रहना शुरू किया, लिविंग यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली बिल्ड होना शुरू हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो एक्सटेंडेड फैमिली थी ये बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करती थी, सही है भाई। उस जमाने में लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट थी, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। जब लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट होगी, वेलफेयर स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो आपको एक्सटेंडेड फैमिली जो थी, एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट extended family support sick, unemployed, ठीक है। अब वर्किंग क्लास फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी होते थे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या था कि जो एक्सटेंडेड फैमिली थी उसका किनशिप सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, यानी कि आपने आपस के लोगों को सपोर्ट करते थे। जब वो आपस के लोगों को सपोर्ट करते थे तो उससे क्या होता था कि जो बंदा कमज़ोर होता था उसको बेनिफिट मिलता था, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, उस दौर के अंदर लैक ऑफ लिटरेसी रेट थी, यानी कि लो लिटरेसी रेट था, सही है, लो लेवल ऑफ एजुकेशनल, और आप इसको लिटरेसी भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एजुकेशन लेवल जो था वो लैक करते थे, या फिर आप इसको लिटरेसी की भी बात कर सकते हैं, बल्कि डायरेक्टली इसको हम लिटरेसी के साथ ही ले जाते हैं। लो लिटरेसी रेट। अब लो लिटरेसी रेट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ठीक है, जो किनशिप नेटवर्क्स था, किनशिप नेटवर्क सपोर्ट, यानी कि जो एक्सटेंडेड फैमिली होती थी उनकी सपोर्ट से वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते थे, ठीक है। सिक्योर जॉब्स के हवाले से, यानी कि एम्प्लॉयर्स को एक दूसरे को रिकमेंड किया करते थे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद
पूरी सोसाइटी में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन एम्प्लॉयमेंट का भी सिलसिला डेवलप हुआ। तो इसमें क्या बात होती थी कि भाई if both parents are working, if both parents are working, extended family support इन चाइल्ड केयर, यानी कि बच्चों की चाइल्ड केयर के अंदर भी एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट करती थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, तो उस दौर के अंदर क्या होता था कि भाई जो ऑर्फन्स वगैरह होते थे वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर मर्ज हो जाते थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लेबर जो थी, चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते थे तो क्या ऑटोमेटिकली क्या करते थे, वो अपनी फैमिली इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते थे। इट मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के अंदर एंडरसन ने ये चीज़ प्रूव की कि न्यूक्लियर फैमिली वर नॉट अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, एक्सटेंडेड फैमिली वॉज द डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात? यानी कि आप पार्सन एंड गोडे के आर्गुमेंट के बाद एंडरसन के आर्गुमेंट से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? जब आप आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस की बात करते हैं तो पहले आपने एंडरसन की बात करनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरीज की तरफ जाएंगे और हम इसके अंदर जो नेक्स्ट थ्योरीज की एग्जांपल ले लेते हैं वो हम, और हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को और आगे लेके चलूँ तो हम इसको इस तरह से लेते हैं, फिंच के आर्गुमेंट्स को लेके आते हैं। फिंच ने क्या कहा था? ठीक है, कहते हैं कि भाई फिंच एग्जामिन्ड द आइडिया दैट बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैमिली ऑब्लिगेशंस वर मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब वो ये कहती हैं कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन family obligations were much stronger. ठीक है जी, बात मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एंड फैमिली मेंबर्स प्रोवाइडेड ग्रेटर सपोर्ट टू ईच अदर देन इन द इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। शी फाउंड लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट दिस व्यू ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल फैमिली। ठीक है, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, इसके पास जो आपकी इवैल्यूएशन है वो ये है कि शी फाउंड लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट दिस व्यू, यानी कि इस बात को साबित करने के लिए उनके पास एविडेंस इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये बात साबित होती है कि भाई आप ये बात डिफाइन नहीं कर सकते कि फैमिली ऑब्लिगेशंस वर मच स्ट्रॉन्गर और नॉट। ठीक है जी, इसके अलावा और भी हम इस चीज़ के अंदर देखते हैं कि भाई एक और चीज़ जो हम एक और आर्गुमेंट्स बिल्ड करते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस में, वो ये आता है कि हिस्टोरिकल स्टडीज have also shown that there was a wide range of household. There was a wide range of household household types in the pre-industrial period. यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम में बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते थे और ये बात हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री से भी साबित होती है। ठीक है, अब क्या होता है, एंड देयर इज नो एविडेंस दैट एक्सटेंडेड फैमिलीज वर द नॉर्म। आप ये बात डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि एक्चुअली उन सोशियोलॉजिस्ट ने फिट के हवाले से क्वेश्चन किया कि भाई देयर इज नो पर्टिकुलर फिट बिटवीन द न्यूक्लियर फैमिली एंड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सही है। एक और जो आर्गुमेंट सबसे ज़्यादा डेवलप होता है वो ये डेवलप होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन first develop in Western Europe because of न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि आप ये बात कह रहे हो कि ऑलरेडी प्री इंडस्ट्रियल टाइम में वो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे थे, सही है। यानी कि ऑलरेडी इस आर्गुमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो थी वो दरअसल क्या थी? वो न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, तभी वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि क्योंकि ऑलरेडी वहां पे प्री इंडस्ट्रियल फैमिली एग्जिस्ट करती थी, तो इस वजह से वहां पर इजीली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, यानी कि वो न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, फैमिली की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल हो सकी। ठीक है, तो इस वजह से ऑलरेडी, यानी कहने का मतलब ये कि प्री इंडस्ट्रियल फैमिली वहां पर न्यूक्लियर फैमिली थी रादर देन द एक्सटेंडेड फैमिलीज। क्लियर हो गई? तो यानी कि हमारे पास एक्चुअल में ये 3 से 4 आर्गुमेंट्स आ जाते हैं जो हमारे आर्गुमेंट्स को अपोज करते हैं, जो कि बिल्ड किए थे पार्सन एंड गोडे ने इन टर्म्स ऑफ फिट थीसिस। तो एक्चुअली सबसे पहले आपने बात करनी है एंडरसन की, उसके बाद आप बात करेंगे फिंच की, और उसकी बात को अपोज कर देंगे, उसकी आप बोलेंगे बट देयर इज नो एविडेंस अटैच विद दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर आप हिस्टोरिकल स्टडीज की बात करेंगे, और देन आप इस लॉजिकल आर्गुमेंट की बात करेंगे कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो थी फर्स्ट वेस्टर्न यूरोप में डेवलप हुई थी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि आप प्री इंडस्ट्रियल फैमिली जो थी उस एरा के अंदर वो एक न्यूक्लियर फैमिली थी। इस तरह से आप आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।